दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड। सारा गांव सफेद कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। लोग ठंड से कांप रहे हैं और गरीबों के पास सर्दी से बचने का साधन भी नहीं है। गांव की एक झोपड़ी के कोने में एक परिवार, 60 वर्षीय रघु, उनकी पत्नी सुमित्रा और 10 साल का बेटा चीकू अलाव जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लकड़ी गीली होने के कारण आग जल नहीं रही। सुमित्रा, ये आग तो जलने का नाम ही नहीं ले रही। ये ठंड हमें मार डालेगी। मैं क्या करूं रघु, लकड़ी इतनी गीली है कि जल ही नहीं रही। चीकू को देखो, उसके हाथ तो बर्फ हो गए हैं। माँ, भूख भी लग रही है, रोटी मिलेगी? बेटा, अब इस ठंड में खेत पर कुछ नहीं बचा। रोटी के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। झोपड़ी की दीवारों में से ठंडी हवा अंदर घुस रही है। ये ठंडी हवा तो और जानलेवा है। रघु, कुछ करना पड़ेगा। इस तरह बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। रघु सोचते हुए गांव के सरपंच के पास जाऊंगा, शायद कुछ मदद मिल जाए। सरपंच रामदयाल अलाव के पास बैठे हैं। उनके पास मोटे कंबल और गर्म कपड़े हैं। रघु वहां पहुंचता है, ठंड से कांपते हुए। सरपंच जी, हमारे घर में आग जलाने की लकड़ी भी नहीं है। चीकू भूख से रो रहा है, कुछ मदद कर दीजिए। रघु, इस ठंड में सब परेशान हैं। सरकारी राशन भी खत्म हो गया। मैं कहां से मदद करूं? सरपंच जी, आप तो गांव के नेता हैं। अगर आप ही कुछ नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? रामदयाल थोड़ा सोचकर, ठीक है, गांव के अमीर घरों से बात करता हूँ, जो लकड़ी या अनाज दे सके। उन्हें इकट्ठा करते हैं, पर इसमें समय लगेगा। रघु भारी मन से लौट जाता है। उसे सरपंच की बातों पर भरोसा नहीं है। रात का समय, रघु अपनी झोपड़ी में वापस आता है। सुमित्रा और चीकू आग के पास ठंड से सिकुड़े हुए बैठे हैं। क्या हुआ रघु, सरपंच ने कुछ कहा? सरपंच तो बस बातें बनाता है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। बाबा, हमें क्या खाना मिलेगा? बेटा, तू सो जा, कल सुबह देखूंगा क्या कर सकता हूँ। रघु चुपचाप बैठकर सोचने लगता है। झोपड़ी में सन्नाटा है और बाहर हवाओं का शोर। ठंड और गरीबी के बीच उनका संघर्ष जारी है। सुबह का समय, रघु चबूतरे पर खड़ा है। गांव के कुछ और गरीब किसान भी उसके आसपास खड़े हैं। वे सब सरपंच की बातों से निराश हैं। भाई, सरपंच रामदयाल से कुछ मिला? कुछ नहीं, बस बातें बनाता है। कह रहा था अमीरों से मदद मांगूंगा, पर मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं। तो अब क्या करें? हमारी झोपड़ी की छत भी गिरने वाली है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। रघु सोचते हुए, हमें खुद कुछ करना होगा। कोई इंतजार करने से कुछ नहीं मिलेगा। पर करेंगे क्या? ठंड से बचने का सामान भी नहीं है। रघु, हम सब मिलकर गांव के अमीरों के पास जाएंगे। हर घर से थोड़ा थोड़ा सामान लेंगे। कोई कंबल देगा, कोई लकड़ी। सब मिलकर काम करेंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर हम उनके दरवाजे पर बैठ जाएंगे। जब तक मदद नहीं करेंगे तब तक उठेंगे नहीं। गांव वाले इस योजना पर सहमत हो जाते हैं। वे एकजुट होकर मदद मांगने की योजना बनाते हैं। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर सूरज सिंह का घर, उनके पास बड़ी हवेली और ढेर सारे संसाधन हैं। रघु और गांव वाले उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। अरे रघु, इतनी सुबह यहाँ क्यों आए हो? ठाकुर साहब, ठंड से गांव में हालात बहुत खराब है। हमारे पास लकड़ी, कंबल और खाना कुछ भी नहीं है। आप मदद कर सकते हैं। रघु, मैं अकेले पूरे गांव की मदद नहीं कर सकता। मुझे भी अपने घर का खर्च चलाना है। ठाकुर साहब, आपके पास तो इतना धन है कि आपको 10 साल कुछ काम न करना पड़े, तब भी सब चल जाएगा। हरिया, इस तरह बोलने से कुछ नहीं होगा। जाओ, सरपंच से बात करो। गांव वाले नाराज होकर वहीं बैठ जाते हैं। ठाकुर के नौकर उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे डटे रहते हैं। शाम का समय, गांव के दूसरे अमीर घरों से भी गांव वालों ने मदद मांगी, लेकिन अधिकतर ने मना कर दिया। रघु और लोग हार मानने को तैयार नहीं। वे अब गांव के मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं। रघु,
अब क्या होगा? दिन भर भटकने के बाद भी कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं पता, पर हम हार नहीं मान सकते। बाबा, मुझे भूख लगी है। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत मंगला उनके पास आती है। उसके हाथ में पुराना कंबल और रोटियां हैं। बेटा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, पर ये ले लो, शायद कुछ मदद हो। माँ, आप खुद इतनी गरीब हैं, ये सब मत दीजिए। बेटा, दूसरों की मदद करने से गरीब अमीर बनता है। लो, रख लो। मंगला की इस बात से रघु और गांव वालों को नई उम्मीद मिलती है। वे ठंड से लड़ने के लिए फिर एकजुट होने का फैसला करते हैं। सुबह का समय, रघु, हरिया, सुगन और बाकी गांव वाले जमा हुए हैं। ठंडी हवा चल रही है। कुछ बच्चे पास में खेलते हुए ठंड से कांप रहे हैं। भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज उठाएं। ये अमीर और सरपंच हमें ऐसे मरने नहीं देंगे। लेकिन कैसे? हम गरीब लोग हैं, हमारी आवाज कोई सुनेगा? हरिया, आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। अगर पूरा गांव मिलकर तहसील ऑफिस पर धरना देगा तो सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। पर हमें वहाँ जाने के लिए पैसे चाहिए, सबके पास कुछ भी नहीं है। अगर मरना ही है तो कोशिश करते हुए मरेंगे। ये ठंड हमें यूं ही मार रही है, लड़ेंगे तो शायद कुछ मिलेगा। गांव वाले धीरे धीरे रघु की बातों से सहमत होते हैं। दोपहर का समय, गांव के अमीरों के घरों के सामने रघु और उसके साथी जमा हो जाते हैं। वे जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। हमको रोटी दो, हमको गरम कपड़े दो। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? ठाकुर साहब, तमाशा नहीं, ये हमारी जिंदगी की लड़ाई है। आप मदद नहीं करेंगे तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हट जाओ, नहीं तो पुलिस बुला लूंगा। बुला लो, पुलिस भी देखेगी कि हम ठंड और भूख से मर रहे हैं। ठाकुर गुस्से में अंदर चला जाता है। गांव वाले नारे लगाते रहते हैं। कुछ और अमीर घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। रघु और गांव वाले अब तहसील जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब साथ हैं। रघु, ये सब सही होगा? इतनी ठंड में ये सब बच्चे कहाँ तक चल पाएंगे? सुमित्रा, अगर आज चुप रहे तो ये ठंड हमें हमेशा के लिए खत्म कर देगी। ये लड़ाई जरूरी है। बाबा, मैं भी चलूंगा। मुझे ठंड से डर नहीं लगता। मेरा बेटा बहादुर बन गया है। गांव वाले मशाल जलाकर चलने लगते हैं। उनके चेहरे पर ठंड से ज्यादा हिम्मत नजर आती है। आसमान में तारे चमक रहे हैं और दूर से उनके नारे गूंज रहे हैं। रामपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू बहुत ही ईमानदार और दयालु था। राजू रोज अपने खेतों में काम करता था और उसी से अपना घर चलता था। राजू के पास एक बैल था जिसका नाम भीमा था, जिसकी मदद से वो अपनी सारी खेती किया करता था। भीमा, तू जल्दी जल्दी ये हरे घास खा ले, उसके बाद हमें खेतों पर भी जाना है। तू तो जानता ही है हमें कितना सारा काम है। इसी खेती के सहारे तो मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। उसी गांव में राजू का एक दोस्त नंदू भी रहता था, जो बहुत ही कामचोर और अलसी था। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा राजू का दिल जीत लेता था। एक दिन जब राजू अपने खेतों में काम कर रहा था, तब नंदू उसके पास आकर उसे बोलता है, अरे राजू, कैसे हो मित्र? अरे भाई नंदू, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ भाई, तुम कैसे हो? कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं राजू, तुम तो जानते ही हो कि इस साल मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई थी। बस इसी वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे ऊपर बहुत लोगों का कर्ज हो चुका है। सोच रहा हूँ घर बार छोड़कर बहुत दूर चला जाऊं। बहुत परेशान हो गया हूँ भाई। अब कोई अपना भी तो नहीं है जिससे कोई मदद मांग सकता। क्या नंदू, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? आखिर हम दोनों पक्के दोस्त हैं और परेशानी में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। बताओ क्या करना है, हम दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। सही कह रहे हो राजू भाई, जिसके पास तुम जैसा दोस्त हो उसे परेशानी की क्या बात। दरअसल मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो भाई।
इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी? राजू, क्या तुम अपनी बैल मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? दरअसल मुझे अपने खेत में नई फसल उगानी है। इसके लिए मुझे तुम्हारे बैल की जरूरत है। बदले में मैं तुम्हारी बैल की अच्छे से देखभाल करूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बैल को जल्दी ही वापस लौटा दूंगा। राजू को नंदू की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगा। वह दिल से चाहता था उसका दोस्त इस मुसीबत से बाहर निकल जाए। बिल्कुल नंदू भाई, तुम मेरा यह बैल ले जा सकते हो। मैं अपना बचा हुआ काम बाद में कर लूंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी काम अभी यही है कि मेरा दोस्त इस परेशानी से बाहर निकल जाए। अगर कुछ और चाहिए तो वह भी बता देना। किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। धन्यवाद राजू, तुम दोस्त नहीं भाई हो भाई। आजकल ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है। मैं जल्दी ही आता हूँ तुम्हारा यह बैल वापस करने के लिए। नंदू खुशी खुशी राजू के बैल को लेकर चला गया, लेकिन उसे वापस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके मन में काई खुराफात चल रही थी। अरे वाह, मैंने राजू को कितना आसान से मूर्ख बना दिया। वैसे भी वह तो सीधा साधा है। अगर ये बैल मैं उसको वापस ही ना दूं, तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वह तो मुझसे पूछने की भी हिम्मत नहीं करेगा। क्यों ना मैं इस बैल को बेचकर थोड़े पैसे कमा लूं। इससे मेरे पैसे की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। नंदू ने उस बैल को बड़े व्यापारी को बेच दिया। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। इस बैल के तो अच्छे खासे पैसे मिल गए। कुछ दिन बाद राजू को उसके बैल की जरूरत पड़ी। उसकी फसल काटने और नई फसल उगाने का वक्त आ गया था और उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं था। काफी दिन हो गए नंदू को मेरा बैल ले गए। अब तक तो उसका काम हो गया होगा। वह तो आया नहीं मेरा बैल वापस करने। चलो कोई बात नहीं, मैं उसके पास जाकर अपना बैल ले आता हूं। राजू तुरंत ही नंदू के घर पहुंच जाता है। अरे नंदू भाई, तुमने कहा था मेरा बैल कुछ दिनों में लौटा दोगे। तुम्हारा काम हो गया हो तो अब मैं अपना बैल ले जा सकता हूं ना? मुझे भी अपने खेत में काफी काम करना है। राजू भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? वह बात यह है कि तुम्हारा बैल अभी थोड़ा बीमार है। ठीक हो जाने दो उसे, फिर मैं उसे पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास। राजू को अपनी बैल की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर उसका बैल बीमार है तो थोड़ा इंतजार करना ही ठीक होगा। राजू ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने फसल को काटा। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन नंदू ने अभी तक उसका बैल वापस नहीं लौटाया था। राजू को खेत की जुताई के लिए उसकी बैल की जरूरत थी, इसलिए वह फिर से नंदू के घर गया। नंदू, मुझे अपनी बैल की जरूरत है भाई। मुझे मेरा खेत जोतना है। क्या मेरा बैल अब ठीक हो गया है? क्या राजू भाई, मैंने उसे अभी अभी बाहर चरने के लिए भेजा है। एक काम करो, तुम कल आना। राजू को नंदू की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने एक दिन और इंतजार करने का निर्णय लिया और वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला जिसने राजू को बुलाया और बोला, राजू बेटा, मैं तुम्हें रोज नंदू का घर जाते हुए देखता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है कि नंदू ने तुम्हारी बैल एक बड़े व्यापारी को बेच दिया है। मैंने दूसरे गांव के एक बड़े व्यापारी के साथ देखा था। बेटा, तुम्हें उस दुष्ट नंदू की बातों में नहीं आना चाहिए था। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैंने तो नंदू को अपना सच्चा दोस्त माना था, लेकिन उसने तो मेरी दोस्ती का फायदा उठाया है। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह मेरा बैल खुद वापस लौट आएगा। बाबा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? राजू उस बूढ़े आदमी को सारी बातें बता देता है कि उसे क्या करना है और फिर अपने घर चला जाता है। कुछ देर में नंदू उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी वह बूढ़ा आदमी उसे देखता है और अपने पास बुलाता है। क्या बात है बाबा?
आपने मुझे इस तरह रोक करके क्यों बुलाया? हाँ बेटा नंदू, बात ही कुछ ऐसी है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ राजू रोज तुम्हारे घर पर किसी बैल के लिए आता है। हाँ बाबा, पर बात क्या है? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे किसी से बात करते सुना है कि उसे यह बैल को उसे एक साधु महात्मा ने दिया था और कहा था कि जिसके पास भी ये बैल रहेगा उसकी खेत फसल से लहलहाती रहेगी और उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। क्या क्या बात कर रहे हो बाबा? हे भगवान, हाँ मैंने क्या कर दिया? जरा से पैसे के लिए मैंने अमीर बनने का मौका गवा दिया। अभी जाकर उस बैल को वापस ले आता हूं। बस उस आदमी ने उस बैल को कहीं बेच न दिया हो। नंदू उस बैल को लेने उस व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब वो उस बैल देखता है तो उसकी जान में जान आती है। चलो यह तो अच्छा है कि इस व्यापारी ने उस बैल को बेचा नहीं, लेकिन अब मैं बैल को लेकर जाऊं कैसे? हाँ भाई नंदू, मैं तुम्हें ये बैल देना तो नहीं चाहता, क्योंकि ये 10 आदमियों का काम अकेला ही कर देता है मेरे खेत में। लेकिन फिर भी अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मैंने इसका एक उपाय निकाला है। मैं तुम्हें बैल तभी वापस दूंगा जब तुम मुझे इस बैल के 3 गुना पैसे दोगे। मंजूर है तो बोलो। बेटा नंदू, यह 3 गुना पैसे तो बहुत कम है उस दौलत के सामने जो इस बैल से मुझे मिलाने वाली है। जल्दी से इसे पैसे दे और निकल जाए यहां से। ठीक है भाई, मुझे यह सौदा मंजूर है। नंदू उस व्यापारी को पैसे देकर वहां से निकल पड़ता है। नंदू उस बैल को लेकर घर पहुंचा ही था कि राजू वहां आ जाता है। नंदू भाई, लगता है मुझे आज मेरा बैल मिल ही जाएगा। अरे राजू भाई, हाँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तो इसे लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। लो, अब ले जाओ अपने बैल को। अब राजू अपने बैल को लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है और नंदू मुंह ताकता रहता है।